हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने हिंदी में प्रश्न नंबर 30 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 30 से आगे का जो भी प्रश्न है वो पढ़ते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है, हिंदी आपका 6वां पेपर है। तो इसमें बहुविकल्पी अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पूछे जाते हैं। तो जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाल विकास शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और हिंदी के प्लेलिस्ट के सारे प्रश्नों को दिया गया है, जिसमें PYQs, मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र, सारी चीज़ों को हमने एनालिसिस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर को हम लोग आगे से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो भी एग्जाम में आने की संभावना है। ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 क्या है, देखिए। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नभ, अंबर, गगन, व्योम। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ आपके क्या हो जाएंगे? कंठ। देखिए कंठ, ओ क्या है आपका? कंठ है। औ क्या है? ओष्ठ है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक स्वर के वर्ण है। तो ये क्या है? स्वर है ही। ओ औ कौन से हैं? तो अनुनासिक स्वर के हैं, जिनमें हवा क्या होती है? नाक से रगड़ती हुई निकलती है। प्रश्न नंबर 33। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ठीक है। संधि मतलब जोड़ना होता है। तो जोड़ने का उल्टा टूटना हो जाएगा। तो विग्रह मतलब टूटना हो जाएगा। संधि का विग्रह हो जाएगा। संयोग मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ये दो दो गोले हैं, इनको ऐसे संयोग करेंगे तो एक गोला बना दे रहा है बड़ा सा। तो ये आपका ये क्या हो गया? संयोग हो गया। और इसको क्या करें? इसको फिर से यहाँ पे मान लीजिए तोड़ रहे हैं ऐसे दो भागों में, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वियोग हो जाएगा। संयोग और वियोग। देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, जो भी प्रश्न यहाँ पे हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या है? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो हर्ष स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है। हर्ष यानी कि लघु स्वर। ठीक है। इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री हर्ष स्वर है। ठीक है। इनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। अ, ई, उ, री ये बहुत कम टाइम में बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 35 है। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा का क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। तो सुधा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। सुधा का मतलब अमृत और पंकज का मतलब कमल। प्रश्न नंबर 36 है। कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। अथवा कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह सहित लिखिए। ये प्रश्न 2022 में लिखा गया है। ठीक है। देखिए प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे अपादान कारक कर दिया है, यहाँ पे कर्ता कारक कर दिया है। तो देखिए व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने ये ने होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। और अपादान अपादान कारक का चिन्ह से होता है। ठीक है। ये जो 8 कारक चिन्ह है ये आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग को आशा करते हैं याद होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या हो जाएगा। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो अभिव्यक्ति के साधन क्या हो जाएंगे? मतलब एक्सप्रेस करने का साधन। अपनी भाषाओं को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? या तो मौखिक रूप से, ठीक है, या तो लिखित रूप से, या तो ओरली, या तो राइटिंग करके।
अभिव्यक्ति के साधन हो गए। देखिए प्रश्न नंबर 38, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ किया था? लेखन विधि में। प्रश्न नंबर 39 क्या है? ध्वनि क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि, यानी कि फोनीम है। इसको ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि यानी कि फोनीम कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, भाषा किसे कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे ध्वनि, जैसे ध्वनि हो गया अ आ ई। ठीक है, ध्वनि चिन्ह कोई भी हो गए, उनका कोई समष्टि बना लिया, यानी कि सेट बना लीजिए, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है, तो क्या होगा? ध्वनि पे ही निर्भर करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 क्या है? ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। ठीक है, यानी कि सुनने का जो स्किल है। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो 11 वावेल हैं और 33 कॉन्सोनेंट हैं। तो इनको मिलाइए। ठीक है, स्वर और व्यंजन आपके ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 44 देखिए, स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। अ आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। ठीक है, अंग और अह इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो अनुस्वार हैं। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक हैं। तो कुल 11 स्वर होते हैं आपके हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में आपके 11 स्वर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 45, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुरु स्वर, इसको गुरु भी स्वर कह सकते हैं, यानी कि बड़ा, जिसे गुरु मतलब बड़ा होता है, तो गुरु स्वर भी कह सकते हैं। और ह्रस्व स्वर क्या होता है? लघु स्वर होता है, उनमें बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा हो जाएगा? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। तो कितने हो गए आपके दीर्घ स्वर? 11 में से कितने दो दीर्घ स्वर हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 11 में से 8 आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, बचे 3। तो जो बचे 3 है आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 46 क्या है? देखिए, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब हम मुख द्वार को बंद करके बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपने मुख द्वार को बंद करके बोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, प, फ, ब तथा भ। ये सब क्या है? आपके स्पर्शी व्यंजन है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, यथा च, छ, ज, झ। ये क्या हो गए आपके? स्पर्शी हो गए या संघर्षी हो गए, दोनों कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या है? देखिए,
प्रश्न नंबर 48 आपका हो जाएगा, भाषा के कितने रूप हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 2 रूप हैं। पहला लिखित यानी कि लिख करके, दूसरा मौखिक यानी कि बोल करके। प्रश्न नंबर 49 क्या है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। ठीक है, तो अग्नि के क्या हो जाएंगे आपके समानार्थक, अनल पावक। ठीक है, अग्नि मतलब आग, तो आग का समानार्थी क्या हो जाएगा, अनल पावक। ठीक है, अमृत का समानार्थी क्या हो जाएगा, पीयूष सुधा। ठीक है, अमृत आपको पता है, अमृत का क्या हो जाएगा, पीयूष और सुधा। गणेश का क्या हो जाएगा, लंबोदर गणपति। ठीक है, पर्यायवाची भी यही होता है इनका। प्रश्न नंबर 50 है देखिए, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को, शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के सेंटेंस, सेंटेंस या वाक्य हो गया, लेकिन यहाँ पे शब्द पूछा है, वर्ड पूछा है, तो वर्णों के सार्थक मेल। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राम। ठीक है, यहाँ पे राम मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो आपका रा है और मौ है, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, ये वर्ड, ये जो रा वर्ड है और मौ वर्ड है, मिला के आपका एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न हो रही है राम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और कोई भी कविता की कोई पंक्ति ले लीजिए, उसके मेल में जो होता है, मेल को पद कहते हैं। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 51, अंश। अंश देखिए, अंश के में छोटा सौ है, फिर अंश के बाद बड़ा सौ है, में अंतर लिखिए। ठीक है, इन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो दोनों का उच्चारण सेम ही होगा, लेकिन उनके शब्दों में अंतर, यानी कि उनके वर्णों में अंतर होता है। देखिए अंश, यहाँ पे छोटा सौ है, यहाँ पे बड़ा सौ है। ठीक है, अथवा अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये जो छोटा वाला अंश है, छोटा सौ वाला जो अंश है, इसे कंधा, इसका अर्थ क्या निकलता है, कंधा निकलता है। और जो ये आपका बड़ा वाला अंश है, इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है, पार्ट होता है। ठीक है, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो छोटा अंश वाला, जो छोटा सौ वाला अंश है वो याद रखेंगे, उसका मतलब कंधा होता है। और जो आपका बड़ा वाला सौ होता है, उसका मतलब भाग होता है, पार्ट होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 है, अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। ठीक है, तो अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। उन्मुख क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। उन्मुख मतलब जैसे मान लीजिए ये जो है, इसे मान लीजिए ईंट का ब्लॉक है, ये ईंट का, ये ईंट है, तो इसके उन्मुख अगर ये तीर है, ये जो तीर दिख रहा है, एरो है, ये इसके ब्लॉक के उन्मुख है। अब विमुख किया जाएगा, जो इसका ये पीछे वाला पोर्शन ये विमुख हो जाएगा, तो उन्मुख का विमुख हो जाएगा वो। प्रश्न नंबर 53 है, भृंग और बिटप शब्द के क्रमशः 2 पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग के आपके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो भृंग के मधुकर या भौरा। तो भृंग का मतलब क्या होता है, भौरा होता है। मधुकर मतलब भी भौरा ही होता है। बिटप तरु पादप। ठीक है, बिटप मतलब पेड़ हो जाएगा, या तरु या पादप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, प्रश्न नंबर 54 है, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है, अथवा श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। ये प्रश्न 2018 और 2022 दोनों साल पूछा गया है। ठीक है, जो भी प्रश्न है यहाँ पे फालतू प्रश्न नहीं है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है, श्रुतलेख मतलब सुन करके लिखना। ठीक है, तो श्रुतलेख का इंग्लिश क्या होता है, डिक्टेशन। और डिक्टेशन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DICTATION, ये क्या जाएगा आपका, डिक्टेशन। ठीक है, तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों को क्लास में कक्षा 5 में ही सुलेख, यानी कि कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। दे तो अच्छा होगा, यानी कि जब बच्चे क्लास 5 में रहें, तो टीचर का ये दायित्व बनता है कि उन्हें
श्रुतलेख या सुलेख या डिक्टेशन, यानी कि बोल करके जो नहीं, एक तरह से कहते हैं कि बच्चे इमला लिखो, तो अगर ये होता है तो इसी को हम लोग श्रुतलेख कहते हैं। श्रुतलेख सुन करके लिखा जाता है, ठीक है। शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य, यानी कि जो बच्चे इमला या सुलेख लिखते हैं या जो डिक्टेशन होता है, शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों को सुलेख लिखवाया जाता है, बोल करके लिखवाया जाता है, श्रुतलेख लिखवाया जाता है, डिक्टेशन लिखवाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 क्या हो जाएगा? क्षत्रिय वाला 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो क्षत्रिय वाला जो 6 वर्ण आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये क्षत्रिय वाला 6 किससे मिलके बना है? आधा क प्लस मूर्धन्य स के योग से बना है, ठीक है। तो क्षत्रिय वाला 6 किससे बना है? आधा क और मूर्धन्य स के योग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 क्या है? व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए अथवा व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के बारे में बताइए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। या जो बिना व्यंजन वे होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। सॉरी, जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। या हम लोग ये जो परिभाषा है, ये हवा जो मुख से निकलती है, जो विभिन्न अंगों को आप मुख के सामने से टकराती है, उन्हें हम लोग अवरोधकता आती है, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये दूसरा नया परिभाषा हो गया। प्रश्न नंबर 57 है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशल हैं, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुबो पली याद रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न नंबर 58, अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है, ठीक है। आप अपना मुख क्या करिए? बंद करके खोलिए, किंतु साथ ही नासिका व्यूअर, यानी कि नाक का जो आपका होल है वो अभी क्या होता है? खुला रहता है। यथा अंग, ये क्या है? अंग है। फिर इया, फिर अण, फिर न, फिर म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? अनुनासिक, अंगड़नम, ठीक है। इसको हम संस्कृत के माहेश्वर सूत्र में आता है अंगड़नम। ये क्या होता है? अंगड़नम आपका अनुनासिक आ जाता है। प्रश्न नंबर 59 क्या हो जाएगा? देखिए, पार्श्विक किसे कहते हैं अथवा, प्रश्न देखिए, प्रश्न 2023 में पूछा है। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण लिखिए। तो इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है। तो पार्श्विक में क्या होता है? मुख्य द्वार जो आपका होता है बीच में ही बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है। यथा लौ, ठीक है। लौ देखिए, मुंह बंद, मुख द्वार मध्य में बंद हो जा रहा है, लौ, ठीक है। लौ, ये आपका पार्श्विक वर्ण हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 60, ये प्रश्न नंबर 60 क्या है? लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? देखिए, इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है। यथा र, तो र को क्या कहते हैं? लुंठित अथवा लोड़ित कहते हैं। इसमें मुख द्वार और जो जीभ की नोक है क्या करता है? शीघ्र ही बंद होता है और जो नोक होता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है।
इसीलिए ये लुंठित वर्ड हो जाएगा। देखिए जो भी आगे का प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पे जुड़ के हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।